हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूँ। अभी तक हम लोग जो है फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टेट, इसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चैप्टर का जो है शॉर्ट में समरी टाइप रिवीजन कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं मैग्नेट चैप्टर का। मैग्नेट का भी शॉर्ट रूप में समरी हम लोग देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में जो फॉर्मूला ज़रूरत पड़ता है, जो कुछ पॉइंट ज़रूरत पड़ता है, वो सब इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेट चैप्टर है, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, इस चुंबकीय प्रभाव के बारे में खोज जो किए थे ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने ही सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया था। इसके बाद हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में पढ़ चुके थे इस पॉइंट को, कि जो स्थिर आवेश रहेगा, मतलब आवेश अगर रुका हुआ है, स्थिर है, तो वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन यही आवेश एक समान वेग से अगर गतिमान है, तो एक समान वेग से गतिमान होने पर ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखना है, गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हम लोग को अधिकांश चर्चा जो है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में करना है। तो गतिमान आवेश यानी कोई आवेश है और वो आवेश कैसा है, गतिमान है। तो गतिमान आवेश पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग समांतर बल रेखा द्वारा दर्शाते हैं। समांतर बल रेखा ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे समांतर बल रेखा द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा दिए। अब यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेश को अगर हम लोग गति करा देते हैं, और इस आवेश को किस वेग से, भी वेग से गति करा देते हैं, तो इस आवेश पे जो लगने वाला बल होगा, वो बल हमारा कितना हो जाएगा, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, गतिमान आवेश पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल लगता है, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। यहाँ पे F जो है उस आवेश पर लगने वाला बल हो गया, Q हमारा आवेश हो गया, और आवेश को जिस वेग से फेंके वो हमारा v हो गया, और ये b हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। और यहाँ पे जो साइन थीटा है, आवेश को जिस वेग से फेंके, वेग का दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण हमारा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखना है, गतिमान आवेश पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा होता है। इसके बाद क्या है, जब गतिमान आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में फेंका जाता है, तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में फेंकेंगे, मतलब हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री का मान हम लोग को पता है कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे अगर 0 रख देंगे तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0। तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में अगर फेंके हैं तो लगने वाला बल क्या हो गया, 0 हो गया, कोई बल नहीं लगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा है कि चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा मतलब हो गया 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का मान भी हम लोग को पता है 0 होता है। तो विपरीत दिशा में फेंकेंगे तो वहाँ पे भी ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई बल काम नहीं करेगा, यानी बल नहीं लगेगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि गतिमान आवेश को एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में फेंकना है या विपरीत दिशा में फेंकेंगे तो इस पर कोई तरह का बल नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता है साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, और 90 डिग्री का मान जो होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है। तो इसलिए अगर आवेश को जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में फेंक दिया जाए, लंबवत दिशा में फेंक दिया जाए, तो उस पर लगने वाला बल हमारा क्या आ जाएगा, महत्तम हो जाएगा, यानी
अधिकतम हो जाएगा। फिर इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक बोला जाए, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पे अगर SI मात्रक बोला जाए तो SI मात्रक यहाँ पे हम लोग बोलेंगे न्यूटन एम्पियर इन्वर्स 1 मीटर इन्वर्स 1 होता है। इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। यहाँ से हमको B निकालना है तो यहाँ से इस फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, B बराबर हो जाएगा F बट्टा में क्यू भी साइन थीटा। F बट्टा में क्यू भी साइन थीटा। हम लोग को पता है कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और यहाँ पे हमारा जो है बल का मात्रक न्यूटन हो गया। और यहाँ पे जो हमारा आवेश है तो आवेश के लिए हम लोग जान रहे कूलम्ब होता है, भी हमारा वेग है, वेग के लिए मीटर सेकेंड इन्वर्स 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सब रख देंगे तो न्यूटन एम्पियर इन्वर्स 1 मीटर इन्वर्स 1, और इसको हम लोग टेस्ला करते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का SI जो मात्रक होगा वो हमारा टेस्ला हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या हो गया, टेस्ला। इसके बाद 1 टेस्ला में 10 के पावर 4 गॉस होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है बोर्ड में। तो 1 टेस्ला मतलब कितना हो जाता है, 10 के पावर 4 गॉस हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का विमा आप लोग को ध्यान रखना है M/T इनवर्स 2 I इनवर्स 1। विमा क्या हो जाएगा, M/T इनवर्स 2 I इनवर्स 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारा है गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा बल लगता है, क्यू भी साइन थीटा। गतिमान आवेश पे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जहाँ विद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो, वहाँ पे जो बल लगेगा F बराबर Q है, फिर यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है, बिग कोष्ठ है, E प्लस V क्रॉस B। और यहाँ पे ये जो बल है इस बल को हम लोग लोरेंज बल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगेगा उस बल का यही फॉर्मूला हो जाएगा। बल का यही फॉर्मूला हो गया। और ये जो फॉर्मूला है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए है, मतलब जहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो। इसके बाद और ये जो बल होता है इस बल को क्या बोला जाता है, लॉरेंज बल बोला जाता है। अब इसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में अब धारावाही चालक तार को रख देंगे, मतलब जिस चालक तार से धारा जा रहा है उस चालक तार को अगर रख देते हैं तो चालक तार पर लगने वाला जो बल होता है वो फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा। I क्या हो गया, चालक तार से जाने वाला धारा, L क्या हो गया, चालक तार का लंबाई, B हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार को रखते हैं तो उस स्थिति में लगने वाला जो बल होगा वो हमारा F बराबर ILB साइन थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है किसी धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कोई भी धारावाही लूप यानी कुंडली को, कोई भी लूप को अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उस समय उस पर लगने वाला बल जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल शून्य हो जाएगा। इसका भी निकाला गया था व्यंजक, तो बल लास्ट में कितना निकला था, शून्य निकला था। इसके बाद ध्यान रखिए धारावाही लूप है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो बल आघूर्ण हमारा टाउ जो हो जाता है, टाउ ये हमारा हो जाता है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, BINA साइन थीटा, बिना साइन थीटा हो जाता है। B हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र, B हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, I हो गया हमारा धारा, N हो गया यहाँ पे फेरों की संख्या, A हमारा हो गया क्षेत्रफल। तो यहाँ पे टॉर्क जो है ध्यान रखिएगा, टॉर्क जो होता है बल आघूर्ण जिसको हम लोग टॉर्क, तो बल आघूर्ण जिसको टाउ से सूचित किया जाता है, तो बल आघूर्ण क्या आ जाता है NI और यहाँ पे A क्रॉस B, A B साइन थीटा। तो यहाँ पे NIAB साइन थीटा हो गया। इसको याद रखने के लिए हम लोग बिना साइन थीटा लिखे हैं बल आघूर्ण का फॉर्मूला। तो ध्यान रखेंगे टॉर्क जो होता है NIA क्रॉस B।
तो यहाँ पे बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, आई धारा है, एन फेरों की संख्या, ए हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। अब हमारा आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में फेंक देंगे तो आवेशित कण जो है वृत्ताकार पथ पे गति करने लगेगा। कोई भी आवेशित कण है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में फेंक देते हैं। ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को समांतर बल रेखा द्वारा दर्शाएंगे और आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में फेंक देंगे तो ये आवेशित कण जो है यहाँ पे क्या करेगा, वृत्ताकार पथ पर घूमने लगेगा। वृत्ताकार पथ पे घूमने लगेगा तो ध्यान रखेंगे आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में फेंका जाता है तो आवेशित कण क्या करता है, वृत्ताकार पथ पे गति करने लगता है। और जिस वृत्ताकार पथ पे गति करेगा उस वृत्ताकार पथ का जो त्रिज्या होगा, रेडियस जो हो जाएगा, वो हमारा रेडियस हो जाएगा r बराबर mv/qv। इस फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो वृत्ताकार पथ पर गतिशील आवेशित कण के त्रिज्या का क्या हो जाएगा, r बराबर mv/qv। r हो गया हमारा वृत्ताकार पथ का त्रिज्या, m हो गया आवेशित कण का द्रव्यमान, v क्या हो गया, वेग हो गया, q क्या हो गया, आवेश, और b हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इसके बाद जो है जो आवर्तकाल मतलब हो गया यहाँ पे जो वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो वृत्ताकार पथ पर गति करने में जो वृत्ताकार पथ पे आवेशित कण गति कर रहा है तो वृत्ताकार पथ पर गति करने में जो समय लगता है, यानी एक चक्कर पूरा किया, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगा वो हमारा आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल का फॉर्मूला हो जाता है 2πm/qv। क्या हो जाएगा, 2πm/qv। आवर्तकाल का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। और आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति वो यहाँ पे आवेशित कण वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है तो एक सेकेंड में जितना चक्कर लगा लिया वृत्ताकार पथ पर एक सेकेंड में, वही हमारा होता है आवृत्ति। तो आवृत्ति जो होता है 1/आवर्तकाल होता है, इसलिए यहाँ पे qv/2πm हो गया। तो यहाँ पे आवृत्ति का भी फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा है कि जो आवेशित कण है, आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा के अलावा अन्य दिशा में फेंक देंगे। यहाँ पे हम लोग देखे थे हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र था। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम लोग लंबवत दिशा में फेंके थे, लंबवत दिशा मतलब ऊपर की दिशा, लंबवत दिशा में अगर फेंक दिए थे तो आवेशित कण क्या हो गया था, वृत्ताकार पथ पर घूमने लगा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, लंबवत दिशा के अलावा अन्य दिशा में फेंकेंगे तो ये हमारा कुंडलीदार पथ पर गति करने लगेगा। आवेशित कण क्या होगा, कुंडलीदार पथ पे गति करने लगेगा, अन्य दिशा में फेंक दिए तब। यहाँ पे ध्यान रखना है, लंबवत दिशा में फेंकेंगे तो क्या होगा, वृत्ताकार पथ पे घूमेगा। लंबवत दिशा के अलावा अन्य दिशा में फेंकेंगे तो कुंडलीदार पथ पे घूमेगा। और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही फेंक दिए, आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही फेंक दिए तो ये आवेशित कण जो है ना रेखीय पथ पर सरल रेखा पे गति करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जब हम लोग आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा के अलावा अन्य दिशा में फेंक दिए तो कुंडलीदार पथ पे घूमने लगा और कुंडलीदार पथ का जो त्रिज्या होगा r बराबर mv/qv। इसके बाद बायोट सावर्त नियम है। बायोट सावर्त नियम का जो फॉर्मूला होता है dv बराबर μ0/4π आइडियल साइन θ/r²। यहाँ पे जो μ0 है ये हवा या निर्वात की चुंबकशीलता है और इस μ0 का जो मान होता है 4π × 10⁻⁻7 हेनरी मीटर इनवर्स 1। और μ0 का अगर मात्रक बोला जाए तो इसका मात्रक न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2 या हेनरी मीटर इनवर्स 1 होता है। और इसका जो विमीय सूत्र होता है μ0 का, हवा या निर्वात की चुंबकशीलता का, mLT इनवर्स 2 I इनवर्स 2 हो जाएगा। ये मात्रक विमा भी याद रखना है। इसके बाद किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए,
कोई भी धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, मतलब इससे विद्युत धारा जा रहा है, तो यहाँ पे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B बराबर μ0/2 इंटू NI बट्टा में R। N क्या हो गया, फेरों की संख्या, I क्या हो गया, धारा, R हो गया यहाँ पे रेडियस यानी त्रिज्या। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है, अगर सरल रेखीय धारावाही चालक तार है, सरल रेखीय धारावाही चालक तार है मतलब एक सीधा तार है, सरल रेखीय धारावाही चालक तार है, तो इस सरल रेखीय धारावाही चालक तार मतलब इस चालक तार से क्या जा रहा है, धारा जा रहा है, तो इसके निकट कोई भी बिंदु पे अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए, इसके निकट यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए, B पूछा जाए, तो B का फॉर्मूला आ जाता है μ0/2 पाई इंटू I बट्टा में R। और ये जो फॉर्मूला है एम्पियर साहब के द्वारा दिया गया था, ये हमारा एम्पियर का नियम होता है, μ0/2 पाई इंटू I बट्टा में R। और ये किसके लिए है, सरल रेखीय धारावाही चालक तार के लिए है। इसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम, सर्किटल लॉ जो है, इसको ध्यान रखेंगे, किसी बंद वक्र पर चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन जो होता है उस बंद वक्र से गुजरने वाले कुल विद्युत धारा का μ0 गुना होता है, और इस बात को एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इस भाषा को भी याद रखना है, इसका परिभाषा ध्यान रखना है, 2 अंकीय प्रश्न के रूप में आते रहता है। अब यहाँ पे हम लोग जिस तरह से विद्युत बल रेखा पढ़े थे उसी तरह से यहाँ पे हमारे सामने चुंबकीय बल रेखा, तो चुंबकीय बल रेखा जो है ये भी हमारा कैसा रेखा है, काल्पनिक रेखा है। और विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा था, तो चुंबकीय बल रेखा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को दर्शाएगा। अब यहाँ पे फिर 2 समांतर धारावाही चालक तार हैं, 2 समांतर धारावाही चालक तार है, मतलब एक चालक तार से हमारा I1 धारा जा रहा है और दूसरा चालक तार से हमारा I2 धारा जा रहा है, और दोनों तार के बीच का डिस्टेंस जो है ना D है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे जो लगने वाला बल प्रति एकांक लंबाई में जो बल होगा वो μ0/2 पाई इंटू I1 I2 बट्टा में D हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 2 समांतर धारावाही चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में जो बल लग रहा है वो हमारा μ0/2 पाई I1 I2 बट्टा में D। अब इसके बाद 2 समांतर धारावाही चालक तार के बीच समान दिशा में धारा जा रहा है, यानी दोनों धारावाही चालक तार है, एक चालक तार से कितना जा रहा है I1 और दूसरा चालक तार से कितना धारा I2। अगर समान दिशा में धारा जा रहा है तो यहाँ पे तारों के बीच जो है आकर्षण बल काम करेगा, लेकिन अगर विपरीत दिशा में धारा जाएगा, एक तार में आगे की तरफ दूसरे तार में पीछे की तरफ, यानी विपरीत दिशा में धारा जाएगा तो यहाँ पे कौन सा बल काम करेगा, विकर्षण बल काम करेगा, विकर्षण बल काम करेगा। अब हमारा नेक्स्ट जो है यहाँ पे है परिनालिका। परिनालिका पढ़े हैं, परिनालिका किसके आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है, और इस पे जो है विद्युत रोधी चालक तार को लपेट कर बनाया जाता है। परिनालिका के केंद्रीय भाग में चुंबकीय क्षेत्र बोला जाए तो B बराबर μ0 इंटू NI फॉर्मूला होता है। परिनालिका के केंद्रीय भाग में चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला μ0 इंटू NI, N हो गया फेरों की संख्या, I हो गया धारा। अब परिनालिका के सिराओं पे, तो परिनालिका जो पढ़े थे वो हमारा कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है, और इसके ऊपर जो है ना बहुत सारा विद्युत रोधी चालक तार को लपेट कर बनाया जाता है इस तरह से। तो परिनालिका के केंद्रीय भाग में चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए, केंद्र वाला भाग में, तो μ0 इंटू NI। अब परिनालिका के सिराओं पे पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र, सिरा पे, तो सिरा पे चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो μ0 इंटू NI बट्टा में 2 हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है परिनालिका के लिए। अब हमारा आगे जो है लंबे परिनालिका के सिराओं पर चुंबकीय क्षेत्र जो हो गया केंद्रीय भाग पर के चुंबकीय क्षेत्र का आधा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं जो हमारा परिनालिका है, परिनालिका के केंद्रीय भाग में क्या होता है μ0 इंटू NI, और सिराओं पे क्या होता है μ0 NI बट्टा में 2, यानी परिनालिका के सिरा पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो केंद्रीय भाग के चुंबकीय क्षेत्र का, केंद्रीय भाग का जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका क्या है, ये आधा है।
जब परिनालिका को हम लोग वृत्ताकार लूप में परिवर्तित कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, टोरॉइड बन जाता है। और टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है B बराबर म्यू नॉट NI बट्टा में 2πr। और इस n बट्टा 2πr को भी हम लोग छोटा वाला n जो है यहाँ पे दर्शा सकते हैं। छोटा वाला n जो है n बट्टा 2πr के द्वारा जो क्लास में बताया गया था आप लोग को। तो यहाँ पे टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। साइक्लोटोन के द्वारा धन आवेशित कणों को त्वरित अर्थात धनावेशित कणों के वेग को बढ़ाया जाता है। साइक्लोटोन पढ़े थे, विद्युत यंत्र है जिसके द्वारा जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसको त्वरित किया जाता है, यानी उस आवेशित कण के वेग को बढ़ाया जाता है। साइक्लोटोन में जो है विद्युत क्षेत्र रहता है और चुंबकीय क्षेत्र रहता है। विद्युत क्षेत्र का क्या काम है, आवेशित कण के चाल को बढ़ा देना, और चुंबकीय क्षेत्र का क्या काम है, आवेशित कण के वृत्ताकार पथ पर घुमा देना, जिसके कारण जो है आवेशित कण घूमते रहता है वृत्ताकार पथ पे। साइक्लोटोन में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होता है, दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत होता है। अब यहाँ पे धारा सुग्राहिता का भी परिभाषा ध्यान रखेंगे। किसी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में उत्पन्न विक्षेपण को हम लोग धारामापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। IS जो है करेंट सेंसिटिविटी, IS जो हो गया फाइ बट्टा में I हो गया। यहाँ पे जो BNA बट्टा में C क्या है, ऐंठन नियतांक है, N हो गया फेरों की संख्या, B हमारा चुंबकीय क्षेत्र, A कुंडली का क्षेत्रफल। और धारा जो सुग्राहिता है इसका SI मात्रक रेडियन एम्पियर इनवर्स 1 हो जाता है। इसके बाद वोल्टता सुग्राहिता क्या होगा, तो यहाँ पे किसी धारामापी के कुंडली के सिराओं पर एकांक वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पे कुंडली में उत्पन्न विक्षेपण को ही धारामापी की वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। इसको हम लोग VS के द्वारा सूचित करते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो VS हो गया फाइ बट्टा में V, और इसका जो मात्रक होता है रेडियन वोल्ट इनवर्स 1 हो जाता है। आमीटर से विद्युत धारा मापने के लिए परिपथ में इसको किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे। अब इसके बाद गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना है तो एक निम्न प्रतिरोध के तार को किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। और इसी निम्न प्रतिरोध के तार को क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। अगर शंट पूछा जाए, शंट क्या है, तो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए एक निम्न प्रतिरोध का तार जो है समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, और वही क्या कहलाता है, शंट कहलाता है। वोल्टमीटर से विभवांतर मापने के लिए परिपथ में किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और यहाँ पे जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है तो उस समय हम लोग को उच्च प्रतिरोध का तार किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में स्वतः विद्युत धारा उत्पन्न होने का जो घटना होता है, इसी घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है ये हमारा फाइ बराबर B.S हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। जो हमारा बिंदु गुना होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश गुना कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का अगर SI मात्रक बोला जाए तो टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का पढ़े थे टेस्ला होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसी बात को हम लोग वेबर कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक बोला जाए तो वेबर ध्यान रखना है। CGS मात्रक जो हो जाएगा वो हमारा मैक्सवेल, एक वेबर जो हो जाएगा 10⁶ मैक्सवेल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का अगर विमीय सूत्र बोला जाए तो mL² T⁻² I⁻1 होता है, और ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स जो है अदिश राशि है। इसके बाद फैराडे का नियम में पढ़े थे E बराबर -N/d∅/dt। E हमारा हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल, d∅/dt चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, N हमारा क्या हो गया, फेरों की संख्या। यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है, ये ऋणात्मक चिन्ह यह सूचित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। फैराडे नियम में सब चीज़ पढ़े थे।
प्रेरित विद्युत धारा जो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल बट्टा में प्रतिरोध यानी I बराबर E बट्टा में R हो जाता है। इसके बाद लेंज का नियम है। लेंज का नियम जान रहे हैं। प्रेरित विद्युत धारा जो है चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, यही हमारा क्या लेंज का नियम है। मतलब लेंज साहब ने बताया था यहाँ पे जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है वो उस कारण का विरोध कर रहा है जिसके कारण ये उत्पन्न होता है। यानी प्रेरित विद्युत धारा जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है और ये प्रेरित विद्युत धारा जो है जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहा है और इसी का क्या कर रहा है विरोध कर रहा है। यानी प्रेरित विद्युत धारा जो है चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, यही हमारा क्या लेंज का नियम है। और लेंज का नियम किसका पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला ध्यान रखिए गतिक विद्युत वाहक बल का E बराबर BL_V। B क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र, V हो गया चालक तार का वेग और यहाँ पे L हो गया चालक तार की लंबाई हो गया। अब है जब किसी धातु के प्लेट को परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या गति कराया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धातु के प्लेट में अनगिनत धाराएं उत्पन्न हो जाती है और यही धारा हमारा क्या होता है? भंवर धारा होता है। भंवर धारा के बारे में भी जान रहे हैं। भंवर धारा जो होता है ये बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, इतना प्रबल होता है कि इससे बचने के लिए धातु के प्लेट में जो है दरार उत्पन्न कर दिया जाता है। इस कारण से ट्रांसफार्मर जो है वो परतदार बनाया जाता है। भंवर धारा के बारे में सर्वप्रथम फोको नामक वैज्ञानिक ने बताया था। यहाँ पे E बराबर हो गया -LdI बट्टा में dt। E क्या हो गया? स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, di बट्टा dt हो गया विद्युत धारा में परिवर्तन, L हमारा हो गया स्वप्रेरण गुणांक। तो स्वप्रेरण गुणांक जो है अदिश राशि है और इसका मात्रक ध्यान रखेंगे हेनरी। अविमीय सूत्र mL² T−2 I−2 होता है। इसके बाद प्रतिरोध जो है वो किसका विरोध कर रहा है? विद्युत धारा का विरोध कर प्रतिरोध विद्युत धारा का विरोध करता है, लेकिन प्रेरकत्व ध्यान रखना है विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। ये विद्युत धारा का विरोध नहीं करेगा, विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन का। तो ये जो है ना गतिकी के जड़त्व के समान है। जैसे गति वाला चैप्टर में पढ़े हैं कि जड़त्व मतलब हो गया जड़त्व जो है एक गुण हो गया किसी वस्तु का जो अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहाँ पे प्रेरकत्व भी क्या कर रहा है? विद्युत धारा का विरोध नहीं कर रहा है, उसमें होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रहा है। इसलिए प्रेरकत्व को किसके समान बोला गया है? जड़त्व के समान बोला गया है। अब यहाँ पे जो हमारा परिनालिका था, जो बेलन के आकार का परिनालिका था, परिनालिका का अगर स्वप्रेरण गुणांक जिसको स्वप्रेरकत्व भी बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा L बराबर μ0 n² LA। अब इसके बाद अन्योन्य प्रेरण हो या स्वप्रेरण हो, कोई भी हो, अन्योन्य प्रेरण या स्वप्रेरण दोनों का मात्रक हेनरी ही हो जाएगा। और अन्योन्य प्रेरण जो है इसके लिए E बराबर -M/dIp बट्टा में dt। M हो गया अन्योन्य प्रेरण गुणांक, dIp बट्टा dt एक कुंडली के विद्युत धारा में परिवर्तन हो गया। अब इसके बाद हमारे पास है चुंबकीय ऊर्जा। तो चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर ½ LI²। L हो गया स्वप्रेरण गुणांक, I क्या हो गया? विद्युत धारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं विद्युत धारा को चुंबकीय ऊर्जा घनत्व को। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा? चुंबकीय ऊर्जा बट्टा में आयतन हो जाएगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व चुंबकीय ऊर्जा बट्टा में आयतन। प्रत्यावर्ती धारा जान रहे हैं, वह धारा जिसका मान लगातार और दिशा जो निश्चित समय अंतराल पे बदलते रहता है, यही हमारा होता है प्रत्यावर्ती धारा। जिसका मान लगातार और दिशा जो है निश्चित समय अंतराल पे बदलता रहे, वही हमारा प्रत्यावर्ती धारा। इसका जो समीकरण होता है I बराबर I0 sin ω/t होता है। I क्या हो गया? प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। I0 क्या हो गया? धारा आयाम या प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता है, महत्तम मान होता है। यहाँ पे ओमेगा जो है ω/t है, ओमेगा हो गया हमारा कोणीय वेग।
आवर्तकाल टी जो होता है आवर्तकाल, इसका फॉर्मूला आता है 2 पाई बट्टा में ओमेगा। आवृत्ति जो होता है ये हमारा ओमेगा बट्टा में 2 पाई, और यहाँ से ओमेगा बराबर हम लोग जो है 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई एफ। तो इस तरह से आवृत्ति भी ध्यान रखना है। घरेलू परिपथ में आने वाली धारा की जो आवृत्ति होती है 50 CPS मतलब साइकिल पर सेकेंड, यानी 50 HZ होता है। आवृत्ति मतलब हो गया प्रति सेकेंड लगाए गए चक्करों की संख्या। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया एक चक्कर, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा दूसरा चक्कर। तो घरेलू परिपथ में जो धारा आ रहा है वो हमारा 1 सेकेंड में 50 चक्कर लगाता है। अब यहाँ पे हमारा आई बार, जिसको हम लोग माध्य धारा बोलते हैं, तो आई बार जो हो गया अर्ध चक्र के लिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये हाफ साइकिल के लिए अर्ध चक्र के लिए है। आई बार जो हो गया 0.636 गुना में आई नोट हमारा क्या है महत्तम धारा है। ई बार हो गया माध्य विद्युत वाहक बल, ये भी हमारा अर्ध चक्र के लिए फॉर्मूला है। और यहाँ पे पूर्ण चक्र बोला जाए तो पूर्ण चक्र के लिए शून्य हो जाता है। पूर्ण चक्र के लिए माध्य धारा का मान शून्य हो जाएगा, पूर्ण चक्र के लिए माध्य विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ये हमारा अर्ध चक्र के लिए। और यहाँ पे आई एम एस हो गया वर्ग माध्य धारा मीन स्क्वायर करेंट। एम एस है वर्ग माध्य धारा, इसका फॉर्मूला आई नोट का स्क्वायर बट्टा में 2। आई नोट पता है महत्तम धारा होता है, तो आई एम एस आई नोट का स्क्वायर बट्टा 2। उसी तरह से ई एम एस क्या हो जाएगा ई नोट का स्क्वायर बट्टा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर हमारा है आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर करेंट, जिसको हम लोग आई आर एम एस के द्वारा दर्शाते हैं तो वर्ग माध्य मूल धारा, और इसी का नाम होता है आभासी धारा होता है। तो आई आर एम एस जो हो जाएगा आई नोट बट्टा में √2 हो गया। और ई आर एम एस ये हो गया रूट मीन स्क्वायर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल है। तो यहाँ पे वर्ग माध्य विद्युत वाहक बल या इसी को आभासी विद्युत वाहक बल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे घरेलू परिपथ में प्रवाहित धारा या प्रवाहित वोल्टेज वास्तव में क्या होता है वर्ग माध्य मूल धारा या वर्ग माध्य मूल वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखना है। इसके बाद XC बराबर होता है 1/ωc। XC क्या है संधारित्र का प्रतिघात है, इसी को हम लोग धारितीय प्रतिघात भी बोलते हैं। और दिष्ट धारा के लिए धारितीय प्रतिघात अनंत होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि दिष्ट धारा जो होता है डायरेक्ट करेंट, दिष्ट धारा जो धारा हम लोग को बैटरी से मिलता है तो ये करंट हमारा डायरेक्ट जाता है। तो डायरेक्ट जाता है तो डायरेक्ट करंट के लिए आवृत्ति हमारा क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। और प्रत्यावर्ती धारा में पढ़े थे आवृत्ति प्रति सेकेंड लगाए गए चक्र की संख्या। यहाँ पे एक चक्र हो गया, फिर यहाँ पे हमारा दूसरा चक्र हो गया। तो यहाँ पे चक्र हम लोग देख सकते हैं, लेकिन दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट में यहाँ पे धारा जो डायरेक्ट निकलता है तो डायरेक्ट निकलता है तो यहाँ पे आवृत्ति हमारा शून्य होता है। तो इस फॉर्मूला में आवृत्ति के जगह यहाँ पे अगर हम लोग आवृत्ति है XC बराबर 1/ωc, ωc के जगह ओमेगा के जगह पढ़ें 2πf, आवृत्ति के जगह अगर 0 रख देते हैं तो किसी भी चीज़ में अगर 0 से भाग लगाते हैं तो उसका मान हमारा क्या हो जाता है इनफिनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि दिष्ट धारा के लिए धारितीय प्रतिघात का मान क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। अब इसके बाद XL बराबर ωL या L, ये हमारा होता है प्रेरकीय प्रतिघात होता है। प्रेरकीय प्रतिघात होता है XL। L हो गया, XL के जगह हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा ओमेगा के जगह 2πf रख सकते हैं। और हम लोग को पता है कि दिष्ट धारा के लिए f का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। f का मान दिष्ट धारा में आवृत्ति क्या होता है शून्य होता है, तो आवृत्ति शून्य होगा। इसके जगह अगर हम लोग 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। इसलिए बोलेंगे दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रतिबाधा है।
प्रतिबाधा को Z से दर्शाते हैं, Z बराबर ई नोट बट्टा आई नोट। तो प्रतिबाधा का ऐसा मात्रक ओम हो गया, V में सूत्र जो हो गया mL² T−3 I−2 हो जाता है। तो ये हम लोग देख लिए हैं इस चैप्टर में जो कुछ इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, तो वो सब जो है आप लोग कॉपी से भी रिवीजन करते रहिए। तो ये सब चीज़ देखना है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारा चीज़ बताया गया है। अब इस वीडियो के बाद जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।